हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हम देख रहे थे कि एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है, जिसमें आपने देखा कि एफसीएफएस में जो प्रोसेस रेडी क्यू में सबसे पहले आता है उसे हम सबसे पहले शेड्यूल करते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों एफसीएफएस एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, आइए इस वीडियो में हम उसे एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें सबसे पहले एडवांटेजेस की, तो इसका एक ही एडवांटेज है, वो ये कि ये इम्प्लीमेंट करने में ईजी है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन इसलिए ईजी है क्योंकि अगर आपको सारे प्रोसेसेस को फर्स्ट ऑर्डर में शेड्यूल करना है तो सिंपली आप फीफो क्यू का यूज कर लीजिए। मतलब प्रोसेस को जो हम रेडी क्यू में अरेंज कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आसान हो जाता है, क्योंकि फीफो क्यू से हम सारे प्रोसेस के पीसीबी यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, जिसमें हम क्या यूज करेंगे, फीफो क्यू को यूज करेंगे। तो दोस्तों इसका इम्प्लीमेंटेशन आसान है, यही इसका एडवांटेज है। और अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका भर के डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका यही है दोस्तों कि नॉट सुटेबल फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर हम लोग टाइम शेयरिंग सिस्टम की बात करें, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे सारे प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर आपस में शेयर करके एग्जीक्यूट करवाना है। मतलब अगर मेरे पास 10 प्रोसेस है तो थोड़े टाइम के लिए पहला प्रोसेस, फिर थोड़े टाइम के लिए दूसरा प्रोसेस। ये कंसेप्ट मैंने आपको मल्टीटास्किंग में बताया था कि दोस्तों अगर टाइम शेयरिंग सिस्टम है जिसमें सारे प्रोसेसेस को सीपीयू का एक्सेस मिलना चाहिए, मतलब सारे प्रोसेस थोड़े थोड़े टाइम के लिए सीपीयू के पास जाए, तो उस सिनारियो में हम एफसीएफएस का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एफसीएफएस में दोस्तों एक प्रोसेस तब तक नहीं जा सकता जब तक दूसरा प्रोसेस सीपीयू छोड़े ना, और अगर दूसरा प्रोसेस सीपीयू छोड़ेगा ही नहीं तो तब तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो टाइम शेयरिंग का यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते आप। मतलब अगर आपके पास टाइम शेयरिंग सिस्टम है तो उसके अंदर एफसीएफएस आप इंप्लीमेंट करोगे तो टाइम शेयरिंग सिस्टम कहलाएगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्यों नहीं टाइम शेयरिंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो भी प्रोसेसेस है उनको इनडेफिनाइट वेटिंग करनी पड़ सकती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों जो वेटिंग टाइम है एफसीएफएस में वो काफी ज्यादा होता है। तो वेटिंग टाइम ऑन एवरेज जो वेटिंग टाइम है पूरे यहाँ पर शेड्यूलिंग का, अगर मेरे पास सपोज n नंबर ऑफ प्रोसेस है तो उनका अगर मैं एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करूं तो एफसीएफएस में आपको वेटिंग टाइम काफी ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू जो दूसरे एल्गोरिथम्स हैं। आगे हम और भी एल्गोरिथम्स देखेंगे और फिर हम कंपेयर करके सारे एल्गोरिथम्स में किस सिनारियो में किसमें ज्यादा होता है और किसमें कम होता है। यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो एवरेज वेटिंग टाइम है एफसीएफएस में ऑब्वियसली ज्यादा हो सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोसेस पहले जाके रन होने लगा तो छोटे छोटे सारे प्रोसेस को बहुत देर तक क्या करना होगा, वेट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट मेन सबसे डिसएडवांटेज है एफसीएफएस का वो है कॉन्वो इफेक्ट। और कॉन्वो इफेक्ट कब होता है? जब बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जो सीपीयू पे बहुत कम टाइम लेने वाले एग्जीक्यूशन के लिए, वो सारे प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस के कंप्लीशन के लिए वेट कर रहे हैं जो सीपीयू पे बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है। तो यहाँ पर इसे मैं इस डायग्राम के जरिए दिखा रहा हूँ, जहां आप देख रहे हो कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस, यहाँ पर 3 मैंने दिखाए, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस जिनको सीपीयू बर्स्ट बहुत कम लगने वाला है वो वेट कर रहे हैं एक लॉन्गर जॉब के लिए। जब मैं कह रहा हूं लॉन्गर जॉब मतलब ऐसा जॉब जिसको सीपीयू पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसे मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि ऐसा अगर होता है तो क्या डिसएडवांटेज होता है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रोसेस है, P1, P2 और P3। तीनों की तीनों सपोज सिस्टम पे सेम टाइम पे आए। हम अज्यूम कर रहे हैं तीनों की तीनों सिस्टम में सेम टाइम पे अराइव हुए, और यहाँ पर P1 का जो दोस्तों बस टाइम है, मतलब कितना वो सीपीयू पे टाइम लेगा, वो है 2 सेकेंड, ठीक है। और P2 जो है वो भी सपोज 2 सेकेंड लेता है, और हमारा जो P3 है वो सपोज 1000 सेकेंड सीपीयू पे लेने वाला है। ओके, अब यहां पर आपको एक चीज और नोट करनी है कि दोस्तों 2 सेकेंड के बाद P1 जो है वो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में चला जाता है कितने, नेक्स्ट 1000 सेकेंड के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेकंड अगर उसको सीपीयू पे देते हो तो 2 सेकंड रन हो जाएगा, फिर उसके बाद 1000 के लिए वो ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा क्योंकि वो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करने वाला है। वैसे दोस्तों P2 जो है वो 2 सेकंड सीपीयू पे रन होता है, फिर आगे के 1000 सेकंड के लिए वो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए जाता है। इसके बाद उसे फिर से 2 सेकंड जो है वो सीपीयू को चाहिए। इसका कुछ इस तरह का सीक्वेंस है, एक बार मैं फिर से बता दूं कि P1 और P2 पहले 2 सेकंड सीपीयू पे रन होंगे, फिर 1000 सेकंड इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करेंगे, फिर से 2 सेकंड क्या करेंगे, सीपीयू पे रन होंगे। अगर ये पूरे सिनेरियो में जो P3 को देखोगे तो P3 को सिर्फ 1000 सेकंड सीपीयू पे चाहिए, उसके बाद वो एग्जिट हो जाएगा, मतलब उसको इनपुट आउटपुट एक्टिविटी नहीं करनी है। आप एक इस तरह का शेड्यूलिंग अगर करते हो एफसीएफएस का यूज करके कि अगर आप P3 को पहले भेज देते हो, यहाँ पर मैं टाइमलाइन चार्ट बना के आपको बताता हूं। सो इस टाइमलाइन चार्ट को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जहां पर मैं इस सारे प्रोसेस की एक्टिविटी को आपको दिखाऊंगा। अब हमारे पास P1, P2, P3 है, तीनों मान लीजिए सेम टाइम पे आए हुए हैं, और कौन से प्रोसेस को पहले ले जाना है ये मैं उनकी आईडी के हिसाब से डिसाइड करता हूं। सपोज जिसकी आईडी सबसे ज्यादा है उसे मैं पहले लेके जाऊंगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, कोई और क्राइटेरिया भी हो सकती है। P1, P2, P3 तीनों सेम टाइम पे अराइव हुए हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के हिसाब से कोई भी पहले जा सकता है।
तो जिसकी प्रोसेस आईडी बड़ी है, यहाँ पर P3 में प्रोसेस आईडी सपोज 3 है, P2 की प्रोसेस आईडी 2 है, P1 की प्रोसेस आईडी 1 है, तो जिसकी बड़ी है उसको मैं पहले लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, P3 को पहले शेड्यूल करता हूँ। तो दोस्तों जो P3 है वो आया था 0th सेकंड पे, राइट। अब वो 0th सेकंड पे आया था, उसे कितना सीपीयू का टाइम चाहिए, 1000 सेकंड। तो दोस्तों 0 से लेके 1000 तक हमारा यहाँ पर रन होने वाला है कौन, P3, ओके। अब इसके बाद दोस्तों P1 और P2 में से मैं पिक करूंगा P2 को, बिकॉज उसकी आईडी बड़ी है, वो रन होगा 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट रन होने वाला है P2 2 सेकंड के लिए, यानी 1000 से लेके 1002 तक P2 रन होगा। फिर दोस्तों मैं P1 को पिकअप करूंगा, तो P1 अब रन होगा अगले 2 सेकंड के लिए, यानी 1004 तक। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है जरा उसे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये इंटरवल इक्वल नहीं बनाया, वो आप समझ लीजिए, मैंने रफली ड्रॉ किया हुआ है। तो अब आपको एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि एक बार P1 यहाँ पर 1004 पे खत्म हो जाता है, तो अब सीपीयू के पास कौन जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पूरे सिस्टम में सिर्फ 3 प्रोसेस है। तो अगर आप देखोगे कि P2 जो है वो 2 सेकंड एग्जीक्यूट करने के बाद 1000 सेकंड के लिए इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि P2 खत्म कहां पे हो रहा है, 1002 पे। 1002 से लेकर, मतलब इस पॉइंट से लेकर अगले 1000 सेकंड तक वो ब्लॉक स्टेट में होगा, क्योंकि वो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए रिक्वेस्ट किया उसने। तो इसलिए दोस्तों 1000 सेकंड के लिए वो कहां चला गया, वो चला गया इनपुट आउटपुट एक्टिविटी, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट दोस्तों जो एक्टिविटी है वो उसके लिए चला जाता है अगले नेक्स्ट 1000 सेकंड के लिए। तो जो 1000 अगला सेकंड कब खत्म होगा, यहाँ पर दोस्तों 1002 में और 1000 आगे जाओ तो 2002 पे वो प्रोसेस P2 वापस लौटेगा और फिर वो क्या करेगा, अगला 2 सेकंड सीपीयू पे लेगा, ठीक है। तो 2002 से लेकर अगले 2004 तक हमारा P2 रन होगा। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ गया कि 1000 सेकंड एक्टिविटी करने के बाद वो वापस लौटेगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों जो हमारा P1 है, वो 1004 पे खत्म होता है। तो 1004 के बाद वो अगले 1000 सेकंड के लिए इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करने जाएगा, यानी 1004 में 1000 ऐड करो, क्या आएगा, 2004। तो ये जो 2004 है दोस्तों, इसको मैं यहां पर अलग कलर से हाईलाइट करता हूं। तो 1004 के बाद अगले 1000 सेकंड ऐड करोगे तो 2004 मिलेगा। 2004 से लेकर 2006 तक हमारा कौन रन होगा, हमारा रन होगा दोस्तों यहाँ पर P1, और यहाँ पर ये वाले स्लॉट में P2 रन हो रहा था। आई होप आपको क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि दोस्तों जो 1004 से लेकर जो हमारा 2002 तक का स्लॉट है, पूरा 1004 से लेकर 2002 तक का स्लॉट है, वो पूरा खाली है, मतलब वहां पर कोई भी रन नहीं हो रहा है। तो उतने समय के लिए सीपीयू क्या है, आइडियल है दोस्तों। 1004 से लेकर 2002 तक हमारा सीपीयू इतने टाइम के लिए आइडियल है, मतलब सीपीयू का यूटिलाइजेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये दोस्तों कहलाता है कॉन्वो इफेक्ट, कि आपने अगर बड़े वाले प्रोसेस को पहले चांस दे दिया और जो छोटे वाले प्रोसेस है जिनको सीपीयू पे कम टाइम चाहिए और इनपुट आउटपुट एक्टिविटी पे ज्यादा टाइम चाहिए, उन्हें आप बाद में रन करा रहे हो, तो आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन घटेगी, क्योंकि सीपीयू को इतने टाइम के लिए वेट करना पड़ रहा है, वहां पे सीपीयू खाली पड़ा हुआ है। अगर आप इसी का जस्ट उल्टा करते थे ना, अगर आप छोटे प्रोसेस को पहले रन करवा देते थे, तब ये इफेक्ट नहीं होता था। क्यों, जरा देखते हैं। अगर दोस्तों इसी चीज को यहां पर सीपीयू कितने टाइम के लिए वेट करा था आपने, वो देखा 1004 से लेकर 2002 तक, राइट। तो 2002 माइनस 1000 आपको करना है 4, तो यहाँ पर 998 सेकंड के लिए सीपीयू को हमारे वेट करना पड़ रहा है। अगर दोस्तों इसी को मैं जस्ट उल्टा कर दूं, जस्ट उल्टा मतलब कुछ इस तरह, देखो यहां पर मैं सबसे पहले चांस देता हूं 0th सेकंड पे P2 को, ठीक है। सो P2 जो हमारा है वो 2 सेकंड के लिए रन होगा। उसके बाद मैं चांस देता हूं P1 को, तो P1 हमारा जो है वो अगले 2 सेकंड के लिए रन होगा, ठीक है, यानी 2 से लेकर 4 तक। अब दोस्तों मैं चांस देता हूं P3 को, तो P3 कितने सेकंड के लिए रन होने वाला है, 1000 सेकंड के लिए। तो P3 जो है वो 4 से लेकर अगले 1000 सेकंड यानी 1004 तक रन होगा यहां पर। अब जरा यहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब P2 2 सेकंड पे यहां पर एंड हो जाता है, तो आगे के वो 1000 सेकंड के लिए इनपुट आउटपुट के लिए चला जाता है, यानी 2 से लेकर यहां पर प्लस 1000 यानी 1002 सेकंड पर जो हमारा P2 है वो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी को फिनिश कर लेगा और वो वापस आ जाएगा सीपीयू पे यहां पर एग्जीक्यूट होने के लिए। लेकिन दोस्तों आप देखोगे 1002 पे यहां पर P3 एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि P3 का एग्जीक्यूशन 1004 पे खत्म हो रहा है, मतलब इस स्लॉट में P3 अभी भी सीपीयू पे है। तो जैसे ही यहां पर P3 निकलेगा, वैसे ही हम किसे चांस देंगे, यहां पर हम चांस दे देंगे वापस से किसको,
P2 को दे देंगे, राइट। यहाँ पे दोस्तों P2 को वापस से चांस मिल जाएगा। वैसे दोस्तों जो P1 है वो 4th सेकंड पे कंप्लीट होता है और आगे 4th सेकंड के बाद वो 1000 सेकंड के लिए इनपुट आउटपुट पे जाता है। तो 4 में 1000 ऐड करोगे क्या मिलेगा, 1004, यानी यहाँ पर तो जैसे ही 1004 होता है तो हमारा जो P1 है वो भी आके बैठा हुआ है। तो अब इसके बाद जैसे ही P2 खत्म होगा दोस्तों, हम P1 को चांस दे देंगे। तो इस केस में आप अगर देखोगे कि तीनों के तीनों प्रोसेस फिनिश भी हो गए, मतलब यहां पर जब वो 2-2 सेकंड के लिए मैंने दोनों को चांस दे दिया तो P2 और P1 तीनों फिनिश हो गए। तो तीनों के तीनों फिनिश भी हो गए और सीपीयू को वेट भी, मतलब सीपीयू खाली भी नहीं पड़ा है, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सीपीयू यहां पर वैकेंट नहीं है, सीपीयू पे कुछ ना कुछ रन ही हो रहा है। आपने इसके पहले देखा कि P1 और P2 को पहले हमने 2 सेकंड चांस दे दिया था, उसके बाद भी सीपीयू जो था 998 सेकंड के लिए वैकेंट था। और उसके बाद जो है आपने देखा था वहां टाइमलाइन चार्ट पे कि बीच का जो गैप हुआ था सीपीयू का, उसके बाद P1 P2 आते हैं रन होने के लिए, लेकिन यहां पर कंटिन्यूअसली रन हो रहे हैं और तीनों के तीनों फिनिश हो जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ रहा है, समझे अच्छे से। तो कॉन्वे इफेक्ट में क्या हो रहा था कि दो एक ही प्रोसेस जिसको कम टाइम चाहिए सीपीयू पे, वो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए अगर चला जाता है तो बीच में सीपीयू को वेट करना पड़ता है तब तक के लिए जब तक वो छोटा प्रोसेस वापस ना आ जाए। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि छोटा प्रोसेस जब वापस आ रहा है तब भी सीपीयू पे कुछ ना कुछ चल रहा था, मतलब सीपीयू क्या था, बिजी था। तो अगर आप छोटे प्रोसेस को पहले अलाउ करते हो तो कॉन्वे इफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों एफसीएफएस का यही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बड़ा प्रोसेस पहले चला जाए तो बेचारे छोटे छोटे प्रोसेस को इतना वेट करना पड़ेगा जिसकी वजह से सीपीयू का यूटिलाइजेशन घट जाएगा, इवन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन भी घट जाएगा यहाँ पर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है कि कॉन्वे इफेक्ट कैसे हमारे सिस्टम यूटिलाइजेशन को डिक्रीज करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को। बहुत बहुत धन्यवाद।